इंडियन चाय भेजिए, हम टैंक्स भेज रहे हैं आपके यहाँ। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री आती हैं, वो प्रधानमंत्री को, सुरक्षा सलाहकार को यूक्रेन आने का न्योता देती हैं और कहती हैं कि आप रूस जा चुके हैं, आप यूक्रेन क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनसे फिर यही सवाल पूछा गया था कि जब आप पाकिस्तान की बात करते, उन्होंने पाकिस्तान का बाकायदा नाम भी लिया। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन भी काम कर रहे हैं। अब यूक्रेन की अस्तित्व कितनी रह गई है कि वो किसी दूसरे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए, उनको ज़बरदस्ती युद्ध में भेज के मार दिया जा रहा है। अभी तक उनके समझ में नहीं आई। जब ये समझ में आ जाएगी, और या फिर वेस्ट जब पीछे से उनका मदद करना बंद करेगा, उसी दिन युद्ध का अंत हो जाएगा। रशिया का मार्केट जो अभी खाली है, वो मार्केट अगर इंडियन कंपनी अभी पकड़ लेंगी तो वो फ्यूचर में हमेशा के लिए रशिया में रह जाएंगी। लेकिन युआन को लेकर रूस नर्म है, तो ऐसा भेदभाव जो है वो रुपए के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों देश जो है वो मित्र देश हैं। देखिए, बाहर जाते हैं, यूरोप के पत्रकार पूछते हैं कि आप क्यों तेल खरीद रहे हैं, तो रूस का तेल सिर्फ भारत ही खरीद रहा है क्या? भारत और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हाल ही में मिले। जब से युद्ध शुरू हुआ है, भारत और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं हुई है और भारत ने कभी भी खुलकर रूस का विरोध नहीं किया। लेकिन इस मुलाकात के बाद रूस का पहला रिएक्शन क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अभय सिंह। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इस मुलाकात को किस तौर पर देखते हैं? क्योंकि पहली बार है जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिले हैं, वो भी G7 की बैठक में। देखिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को एक दूसरे से मिलना मनाही नहीं होती है। ये तो एक प्रोटोकॉल का एक पार्ट होता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर दो राष्ट्राध्यक्ष अगर मिल गए तो दोनों का सारा मैटर वहीं पे क्लियर हो जाता है, सारी एग्रीमेंट हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मिलना तो एक फॉर्मेलिटी है मेरे ख्याल से। और आप पूछिए, जब यूक्रेन हिंदुस्तान के दुश्मन देश को T-80 टैंक बेच रहा था, उस समय उनसे पूछा जा रहा था, हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे थे। अब मैं उस देश की नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे थे यूक्रेन से कि आप इस देश को टैंक T-80 एकदम सेकंड लेटेस्ट टैंक है, क्यों बेच रहे हैं? उनका कहना था कि ये हमारा कमर्शियल मामला है, बेच रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और आज जब रशिया और हिंदुस्तान के संबंध की बात आई है, तब अब दूसरे ढंग से बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब युद्ध को लेकर बातचीत हुई तो मैं कोट करूंगा, पीएम मोदी ने कहा कि इसे राजनीति अर्थव्यवस्था के तौर पर न देखा जाए, ये एक मानवीय आपदा है। और इस पूरे बातचीत के दौरान रूस का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत ने जो है सच्ची दोस्ती दिखा दी, मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है भारत, क्योंकि भारत पर दबाव है इस बात को लेकर कि वो रूस का विरोध करे, रूस को इस युद्ध के लिए वो जिम्मेदार ठहराए। मेरे ख्याल से जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो कि यूक्रेन को युद्ध में मदद कर रहे हैं, और युद्ध करवाने का मेन कारण भी वही वेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनका प्रेशर है हिंदुस्तान के ऊपर, यही इसका कारण है। लेकिन मेरे ख्याल से रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती इतनी गहरी है कि ये एक फॉर्मल मीटिंग की तरह होगा, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि भारत से भी उन्होंने मदद की बात कही है कि और लगातार वो समय भी मांग रहे थे। आपने हाल ही में देखा कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री आती हैं, वो प्रधानमंत्री को, सुरक्षा सलाहकार को यूक्रेन आने का न्योता देती हैं और कहती हैं कि आप रूस जा चुके हैं, आप यूक्रेन क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनसे फिर यही सवाल पूछा गया था कि जब आप पाकिस्तान की बात करते, उन्होंने पाकिस्तान का बाकायदा नाम भी लिया। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन भी काम कर रहा है क्या? अब यूक्रेन की अस्तित्व कितनी रह गई है कि वो किसी दूसरे बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए, अब उनको सोचने दीजिए। एक और सवाल है जो सब कुछ जानना चाहता है, भले ही इस युद्ध को एक लंबा वक्त हो गया हो, आखिर ये युद्ध थमेगा कब, कब रुकेगा, कब एक समाधान निकलेगा, जब ये लड़ाई खत्म होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अग्रेशन दोनों तरफ से। इसके अलावा वेस्ट हेल्प कर रहा है, युद्ध और इंटेंसिटी से बढ़ रहा है। बाखमुत में आपने हाल ही में देखा क्या हुआ। तो क्या एक ऐसा वक्त आएगा जब ये सब कुछ रुक जाएगा? कब होगा ये? जब उनको समझ आएगा युद्ध का कोई मकसद नहीं था,
उनको नेटो के बंधन में नहीं जाना चाहिए था, उसी समय युद्ध खत्म हो जाता। और अभी भी जब उनको समझ आएगी, बाखमुत मिलाने के बाद, बाखमुत के बाद 16 शहर उनकी डिस्ट्रॉय हो गई, ज़ीरो हो गया वहाँ पे। अभी भी उनके समझ में नहीं आ रही है। उनके लेडीज़ बच्चे यूरोप में 2 पैसों के लिए काम कर रहे हैं, भिखारी बन गए, रिफ्यूजी बन गए। और वहाँ के जो मर्द हैं 18 से 60 साल तक, उनको ज़बरदस्ती युद्ध में भेज के मार दिया जा रहा है। अभी तक उनके समझ में नहीं आई। जब ये समझ में आ जाएगी, और या फिर वेस्ट जब पीछे से उनका मदद करना बंद करेगा, तो उसी दिन युद्ध का अंत हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा वेस्ट को है, उसने हथियार बेच के अपने आप को राजा बना लिया और इसमें जल गया यूक्रेन। बिल्कुल सही है, ऐसा ही कुछ है। और जो अरबों खरबों का जो हथियार उनको एड दिया जा रहा है, कुछ हथियार तो पुराना वो लोग फ्री में दे रहे हैं, नए हथियार तो फ्री में देते नहीं हैं, उन पे लोन लगा के दे देते हैं। आज नहीं तो कल यूक्रेन को ये सब हथियार का कीमत चुकाना ही पड़ेगा। युद्ध से इतर भारत में रूस निवेश की तरफ देख रहा है। वो चाहता है कि भारत भी निवेश करे और दोनों देश एक साथ मिलकर काम करें। लगातार रूस से डेलीगेशन आ रहा है। आज भी इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि आप दिल्ली में हैं। तो किस तरह का निवेश और किस तरह से रूस जो है भारत की तरफ देख रहा है? क्या आने वाले वक्त में हम कोई इस तरह के टाइज या एमओयूज दोनों देशों के बीच साइन हो सकते हैं? ज़रूर। देखिए, आज हम यहाँ पे रशिया के सेंट्रल फेडरल ग्रुप में हम एक डेलीगेट की तरह आए हुए हैं, और हमारे साथ करीब 25 लोगों का डेलीगेशन है। 25 रशियन पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस का डेलीगेशन है। हमारी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनी से आज मुलाकात हुई है। दोनों तरफ से लोग इंटरेस्टेड हैं। रशिया का मार्केट जो अभी खाली है, वो मार्केट अगर इंडियन कंपनी अभी पकड़ लेंगी, तो वो फ्यूचर में हमेशा के लिए रशिया में रह जाएंगी। अभी ये एग्जैक्ट राइट टाइम है रशिया में काम करने के लिए। अपना जगह बनाना होगा इंडियंस को, और इंडियंस के लिए ये फ्रेंडली कंट्री है रशिया के लिए, तो इंडियंस के लिए पूरा मार्केट खाली है। इंडियंस के लिए सारे बेस्ट फैसिलिटी दी जा रही है। अब क्योंकि खबर आ रही थी कि रूस ने रुपए लेने से मना कर दिया, व्यापार जो है उसको लेकर खबरें हैं कि अब बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं हो पाएगा। जिस बैलेंस की बात कही जा रही थी कि बैलेंस करेंगे, क्योंकि हर जगह उनको डॉलर में पेमेंट करना होता है, लेकिन युआन को लेकर रूस नर्म है। तो ऐसा भेदभाव जो है वो रुपए के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों देश जो है वो मित्र देश हैं। देखिए, भेदभाव की बात नहीं है। बात दरअसल डिसबैलेंस की हो गई है। अब रशिया से 10 बिलियन डॉलर का पेट्रोल आता था, अब 40 बिलियन हो गया। हिंदुस्तान से रशिया जो एक्सपोर्ट होता था, अभी भी वही 9 मिलियन पे रुका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा रशिया के पास इंडियन रूपी पड़ी हुई है, जिसका हम लोग हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं रशिया में, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में रुपी जमा होती चली जा रही है। हम लोग उसी को सॉल्व करना चाहते हैं कि 40 नहीं, 50, 60, 70, 100 बिलियन का काम हो, लेकिन दोनों देशों के बीच में सिमिलरिटी के हिसाब से काम हो। हम भी 100 मिलियन बेचे, हिंदुस्तान भी 100 मिलियन बेचे। पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग वो बार्टर भी कर सकते हैं कि आप हमें इंडियन चाय भेजिए, हम टैंक्स भेज रहे हैं आपके यहाँ। तो आगे आने वाले वक्त में इस तरह भी जो है वो काम हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग बार्टर पे आएंगे। और ये बताइए कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खास तौर पर जब विदेश मंत्री बाहर जाते हैं, यूरोप के पत्रकार पूछते हैं कि आप क्यों तेल खरीद रहे हैं, तो रूस का तेल सिर्फ भारत ही खरीद रहा है क्या? देखिए, ये तो सारे देश खरीद रहे हैं, और सभी को पता है कौन तेल कहाँ जा रहा है। और अभी जस्ट आपको हमने बताया, जब यूक्रेन टैंक बेच रहा था एक हिंदुस्तान के दुश्मन देश को, उस समय तो कोई नहीं पूछ रहा था कि यूक्रेन क्यों बेच रहे हो उस टैंक को। हिंदुस्तान के अगेंस्ट में वो टैंक की चली हुई गोली से हिंदुस्तानियों का जान गया होगा। उस समय कोई नहीं पूछ रहा है। अब अगर रशिया तेल बेच रहा है या फिर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीद रहा है, तो अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। आप G20 के बारे में आप अपडेटेड हैं? कश्मीर में इस बार G20 टूरिज्म की बैठक हो रही है और आज ये बैठक हुई है, तो आप G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? और आज कश्मीर में हुई है बैठक, जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता
खासतौर पर पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो इसका शुरू से विरोध करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और और मेरे ख्याल से कश्मीर में होना और ज़्यादा गर्व की बात है। इसका मतलब कि कश्मीर में पूरी शांति है, सिक्योरिटी है, वहाँ पे सारे देश अध्यक्ष आ सकते हैं। और ये भारत ने करके दिखाया है। भारत ने श्रीनगर में मीटिंग की है, सुरक्षा चाक चौबंद है। कल तक खबर थी गुलमर्ग में नहीं जाएंगे आतंकी हमले की वजह से, लेकिन अब गुलमर्ग भी जाएंगे वो डेलीगेट्स। तो कोशिश भारत यही कर रहा है कि जो कश्मीर की जो अनटच्ड ब्यूटी है वो दुनिया को दिखाई जाए, और वो शायद इसमें रूस भी समर्थन करता है। टूरिज्म को लेकर दोनों देशों में काफ़ी बातचीत भी होती है। कश्मीर को लेकर जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है इंटरनेशनली, उस पर आप क्या कहते हैं? क्या बदला है आपके हिसाब से? आप जब आप रशिया में होते हैं, लोग कश्मीर के बारे में आपसे पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत इसके बारे में बात। जब कश्मीर के बारे में, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में जब हमें खबर मिलता है, हमें अंदर से काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ पे। कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर बदल रहा है। थैंक यू सो मच, आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो तमाम सवाल जो आपके मन में होंगे, कोशिश हमारी यही रही कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।